मैं 1 महीने के बाद अपने घर लौट रहा था। सोचा कि अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूंगा, इसीलिए मैंने उसे अपने आने की खबर पहले से नहीं दी थी। मेरे पास पहले ही मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी थी। मैं जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो देखा कि सारी लाइट्स जल रही थीं, पर मुझे मेरी पत्नी कहीं भी नज़र नहीं आई। मैं घर के हर कमरे को छान मारा, पर वह पता नहीं कहाँ गई हुई थी, जबकि घर का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। फिर मुझे लगा कि शायद वह छत पर गई होगी, इसीलिए मैं तुरंत ही सीढ़ियों की तरफ गया। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, मेरे होश उड़ गए। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, मेरी पत्नी के जो कपड़े थे वह एक एक करके मुझे मिलते जा रहे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, और जैसे ही मैं छत पर पहुंच सामने अपनी पत्नी को देखा, तो जिस तरह से मैंने उसे देखा, मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल चुकी थी, क्योंकि वो तो मैं अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिधर नज़र उठाकर देखता, हर तरफ बस अफरा तफरी सी मची हुई थी। ऑफिस के सभी लोग बुरी तरह से बौखलाए हुए थे, क्योंकि इन ब्लास्ट ने हम सभी की नींव को हिलाकर रख दिया था। आखिर ये सब कौन कर रहा था? इसकी खोजबीन हम लोग पिछले कई महीने से कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे हाथ एक भी ऐसी लीड नहीं मिली थी जिसे हम उस इंसान तक पहुंच सकते। और इधर हम पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। मैं खुद पिछले 4 दिन से बिल्कुल भी नहीं सोया था। ठीक इसी तरह की हालत मेरे ऑफिस के बाकी के लोगों की भी थी। मेरा नाम अविनाश है। मैं अपने देश की खुफिया एजेंसी में एक अंडर कवर ऑफिसर हूँ। अंडर कवर का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। किसी को मतलब हमारी फैमिलीज़ को भी हमारे बारे में नहीं पता होता कि हम लोग एक ऑफिसर हैं, बल्कि हमने अपने घर में यही बता रखा होता है कि हम एक मामूली क्लर्क की नौकरी करते हैं। हमारी नौकरी ही ऐसी है जिसके बारे में हम कभी किसी को नहीं बता सकते। हमें अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बिल्कुल ही अलग रखना पड़ता है। हमारा काम कुछ ऐसा है कि इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और हम पर हमारे दुश्मनों की नज़र हर वक्त रहती है, जिसके लिए वह कभी भी हमें या हमारे अपनों को निशाना बना सकते हैं। और बस इसीलिए हमें अपनी पहचान को छुपाना पड़ता है, ताकि हमारे काम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी कभी भी किसी के हाथ ना लग सके। ये जानकारी हमारे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा भी ली जा सकती है, और बस इसी वजह से हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। इस वक्त मैं जिस शहर में हूँ वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और हम सब उसी की जांच में लगे हुए थे। इससे पहले भी पिछले 4 महीनों में इसी तरह के कई ब्लास्ट्स हो चुके थे, और वह ब्लास्ट करने वाला जो इंसान होता है वह एक औरत होती है। ये वह महिलाएं होती हैं जिनकी एक भरी पूरी फैमिली थी, जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। उनके बच्चे थे, अच्छा खासा पैसा, बढ़िया लाइफस्टाइल, सब कुछ। लेकिन हमारे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ इतना अच्छा था, फिर इन महिलाओं को ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। हमने इन महिलाओं के जब पास्ट बैकग्राउंड को चेक किया तो हमें कभी भी उसमें से भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हमें उन पर शक हो कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह इतनी भयानक एक्टिविटी में आखिर खुद को क्यों शामिल कर रही थी, और फिर अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर अपनी जान इस तरह से क्यों दे रही थी, जिसमें ना सिर्फ वह अपनी जान दे रही थी, बल्कि ना जाने कितने ही लोगों को अपने साथ ले डूबती थी। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मेरा दोस्त सौरभ मेरे पास आता है। वह कहता है कि ये एक पैटर्न है जो कोई है जो पिछले जितने भी ब्लास्ट्स हुए हैं उन सभी में फॉलो कर रहा है, क्योंकि अब एक बात तो पक्की है कि इन सभी ब्लास्ट्स में ऐसी महिलाओं को यूज़ किया गया है जो हाउसवाइफ्स थीं, ताकि उन पर कभी किसी को शक ना हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक निकल कर आई है, उससे कहीं से भी ये अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि वह किसी से बात कर रही थीं या किसी से मिल रही थीं, बल्कि जब उनके
फ़ोन को लेकर पूछा गया तो उन सभी के पतियों का एक ही जवाब था कि तकरीबन 1 साल पहले ही सभी के फ़ोन किसी न किसी वजह से या तो टूट गए या खो गए और उसके बाद से उन्होंने फ़ोन्स को इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जितनी भी महिलाएं हैं इस सब में शामिल हो रही हैं, उन सभी के साथ ये चीज़ हुई हो कि उनका फ़ोन 1 साल से किसी न किसी वजह से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जबकि सभी महिलाएं ऐसे घरों से आती हैं जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, तो फिर उन्होंने तुरंत ही दूसरा फ़ोन क्यों नहीं लिया। ये सारी बातें बहुत ही चौंकाने वाली थीं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि हो ना हो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है ताकि हम लोगों को गुमराह किया जा सके। हमें यही लगे कि जब इन औरतों ने मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया ही नहीं है तो फिर इनका इस तरह से किसी से कांटेक्ट हो ही नहीं सकता, जबकि शायद इस कांटेक्ट को बनाने के लिए किसी और तरीके को यूज़ किया गया होगा और बस हमें इसी तरीके को जानना होगा। हमारी छानबीन इधर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन हमारे हाथ कुछ खास नहीं लग पा रहा था। मेरे सीनियर ऑफिसर मुझ पर लगातार दबाव बना रहे थे कि मैं इस पूरे केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस केस की एक बार फिर से सारी चीज़ों को शुरू से स्टार्ट करूंगा और सबकी जांच फिर से रिवाइंड कराऊंगा। इसलिए मैंने अपने कलीग्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, इन्होंने भले ही 1 साल से अपना फ़ोन यूज़ ना किया हो, लेकिन उससे पहले उनके फ़ोन की हर एक एक्टिविटी की सारी डिटेल्स निकलवाई जाएं। इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को निकाला जाए। सारी जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और इधर मुझे 1 महीना होने को जा रहा था कि मैं अपने घर नहीं गया था। दरअसल मेरे घर में सिर्फ मेरी पत्नी, मेरा 7 साल का बेटा और एक भाई है। मेरा भाई इस वक्त पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है और मेरी पत्नी और मेरा बेटे के साथ ही वो इसी शहर में रहती है, पर मुझे अपनी नौकरी की वजह से उससे कई बार एक ही शहर में रहते हुए ये झूठ बोलना पड़ता है कि मैं दूसरे शहर अपने काम से जा रहा हूँ ताकि वह मुझसे कोई भी सवाल जवाब ना करे। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन मैंने अपने दोस्त सौरभ को ऑफिस के टेरेस पर अकेले बैठे हुआ देखा। मैं उससे बहुत देर से नीचे ढूंढ रहा था, पर जब वह मुझे कहीं नहीं मिला तो मैं टेरेस पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने उसे जिस हालत में देखा, मैं बुरी तरह से चौंक गया था। पहले तो मुझे लगा कि शायद इस केस के प्रेशर की वजह से वह इस कदर परेशान है, लेकिन जब मैंने उसे सामने से जाकर देखा तो मैं अपने आप में ही उलझ गया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे केस आए हैं जो बहुत मुश्किल थे, लेकिन हम में से कभी किसी ने इस तरह से हिम्मत नहीं हारी थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया था कि सौरभ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं जब उसके पास पहुंचा तो पहले तो उसने अपने आंसुओं को मुझसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उस पर बहुत दबाव डाला और उससे कहा कि अगर तू अपने दोस्त को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, इसके बाद उसने मुझे जो कुछ भी बताया उससे मेरे होश उड़ गए। दरअसल सौरभ की पत्नी अब किसी और को पसंद करने लगी थी और वह सौरभ को तलाक देने जा रही थी। ये बात बहुत ही शॉकिंग थी। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सौरभ जब थोड़ी देर के बाद शांत हुआ तो कहने लगा कि हमारी नौकरी ही ऐसी है कि हम महीनों अपने घर वालों से दूर रहते हैं। हमारी पत्नियां कई कई महीने हमारे बिना ही गुजारती हैं और बस फिर इसी बीच उन्हें अगर जरा सा कहीं से वह प्रेम, वह अपनापन जो उन्हें हमसे चाहिए मिल जाता है तो फिर वह अपना रास्ता बदल लेती हैं। मैंने सौरभ से कहा कि लेकिन हर औरत ऐसी नहीं होती। ऐसी बहुत सी पत्नियां हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी अपने पति के बिना भी काट देती हैं, और जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर हैं उनकी पत्नियां तो ये सब नहीं करती हैं। सौरभ ने कहा कि वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी ने तो मेरे साथ यही किया है। लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरी ड्यूटी ही ऐसी है। अभी तक हमारे बीच इस बात को लेकर बार बार झगड़ा होता रहता था कि मैं उसे समय नहीं देता। मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे उसे समझाऊंगा और वह समझ जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पिछले कुछ महीनों से मुझे ऐसा लग भी रहा था
कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पहले की तरह है, बल्कि उसमें मैं एक अलग ही बदलाव देख रहा था। वह मुझे हद से ज़्यादा प्यार से पेश आती थी, मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर नापसंद पसंद का ख्याल रख रही थी, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि अब सब कुछ ठीक होने लगा है। और फिर अचानक जब एक दिन मैंने उसे खुद अपनी आँखों से एक रेस्टोरेंट में उसके चाहने वाले के साथ बैठे हुए देखा, और फिर जब मैंने उसका पीछा किया, तब मुझ पर जो सच्चाई खुली है उससे तो मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई। हम सभी अपनी पत्नियों को ये झूठ बोलकर आते हैं कि हम दूसरे शहर जा रहे हैं। इस बात का फ़ायदा मुझे अब मिला। मेरी पत्नी को तो यही लग रहा था कि मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, और इसीलिए वह बड़े ही आराम से खुलेआम अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी, जबकि मैं यहीं पर था। और इसीलिए मुझे उसका वह चेहरा देखने को मिला जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। और जब मैंने उसके सामने से जाकर उससे सवाल किया तो उसने सीधा मुझसे तलाक मांग लिया। सौरभ मुस्कुराकर कहने लगा कि वह तो अच्छा हुआ यार कि मेरा अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, वरना इस सब के बीच में मेरे बच्चे की तो पूरी ज़िंदगी ही खराब हो जाती। मैंने सौरभ को समझाया कि वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करे, लेकिन सौरभ ने मुझसे कहा कि अब आप कभी भी किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते, और फिर जब कोई अपनी खुशी से आपसे अलग होना चाहता है तो उसे अलग हो जाने देना नहीं चाहिए। इसी में उसकी भी भलाई है और आपकी भी। और अगर मेरी किस्मत में प्यार लिखा होगा तो एक बार फिर से मेरे जीवन में ज़रूर कोई ना कोई आएगा। मुझे अपने दोस्त की ये बात बिल्कुल ठीक लगी, इसीलिए फिर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ना जाने क्यों सौरभ की लाइफ में जो भी हुआ था उससे मैं पूरी तरह से हिल गया था। मेरे दिमाग में अपनी शादीशुदा जीवन को लेकर एक डर सा बैठने लगा था, और सौरभ की वह बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी कि अच्छा हुआ कि हमारा कोई बच्चा नहीं था। मुझे यही डर सताने लगा कि अगर मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, और फिर मेरा तो 7 साल का बेटा भी था। मैं एक बहुत भयंकर उलझन में पड़ गया था। अगर मैं अपने परिवार को देखता तो फिर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा होता, क्योंकि जो जिम्मेदारी मैं संभाल रहा था उसमें मुझे ना चाहते हुए भी अपने परिवार से दूरी बनाकर रखनी ही थी। लेकिन मेरा डर मेरे दिमाग पर धीरे धीरे हावी होने लग रहा था। 2-3 दिन परेशान रहने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने देश और अपने परिवार दोनों को ही अपना वक्त देना होगा, और दोनों की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना भी होगा। इसीलिए इतना प्रेशर होने के बाद भी मैंने फैसला किया कि कुछ दिन के लिए मैं अपने घर से ही अपनी ड्यूटी को संभाल लूँगा और सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करूँगा। इसलिए मैं अगले ही दिन अपने घर लौट गया। सौम्या और अपने बेटे आर्यन के साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, और वह दोनों भी बहुत खुश थे। जब मैं घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान था कि सौम्या ने घर को एक नए तरीके से सजाया हुआ था। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सौम्या को चिढ़ाते हुए उससे पूछा कि तुम्हारे जैसी कंजूस औरत ने इतना सारा खर्चा आखिर कैसे कर लिया। मेरी इस बात से सौम्या पहले तो अजीब तरह से खामोश हो गई और उसकी नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ने लगी। मैंने तुरंत ही सौम्या से कहा कि क्या हुआ, तुम्हें मेरा चिढ़ाना पसंद नहीं आया क्या? मैंने तुरंत ही उसे सॉरी कहा। इस पर सौम्या कहने लगी कि अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं अपनी किसी सोच में डूबी हुई थी। फिर वह कहने लगी इस सब में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, आप ही देखो मैंने ये सारी सजावट जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे ही की है। बस थोड़े ही बहुत पैसों में सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सौम्या से कहा कि तुम तो वाकई में बहुत टैलेंटेड हो। इतने दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो देखो तुमने अपना कितना अच्छा दिमाग दौड़ा लिया है। मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हारा सारा दिमाग मैं ही खा जाता हूँ, इसीलिए जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज़ नहीं आते हैं। ये कहते हुए मैं एक बार फिर से ज़ोर से हंसा
और सौम्या बस चुपचाप मुस्कुराती रह गई। अब कुछ दिन के लिए मैं अपने घर से ही ऑफिस जा रहा था। मैंने नोटिस किया था कि सौम्या ने न सिर्फ घर को अच्छे से सजाया था, बल्कि खाने पीने में भी अब वह बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बनाने लगी थी, जबकि इससे पहले तो वह सिर्फ हर रोज़ एक साधारण तरीके का खाना बनाकर तैयार करती थी। मैं जब कई बार उससे अगर डिमांड्स भी कर देता तो वह गुस्सा होने लगती थी, कहती कि मैं यह नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे इतने सारे आइडियाज़ नहीं आते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सौम्या कुकिंग में भी मास्टर शेफ़ बन गई थी। लेकिन मैं इस सब से बहुत खुश था। इधर कुछ दिन अपने घर बिताने के बाद मैं वापस से सौम्या से ये कहकर चला आया कि मैं फिर से 1 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। इधर जब मैं ऑफिस पहुँचा तो सौरभ ने मुझे सारी डिटेल्स दी। उसने मुझे बताया कि जितनी भी वो औरतें थीं उन सबके साथ में एक बहुत ही आम बात निकली है कि फेसबुक पर वो किसी एक शख्स से बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल पर बात करती थी। लेकिन ये औरतें किससे बात करती थीं उसका पता लगाने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस ट्रेस ही नहीं हो रहा है। मैंने सौरभ से कहा कि चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये किससे बात किया करती थी, क्योंकि अगर ये बात इन सब में कॉमन हुई तो हो सकता है कि हमारे लिए इस केस की यही वह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जिससे हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल सकें। इधर एक दिन मेरे एक खबरी ने मुझे एक टिप दी कि शहर के एक सबसे बड़े रेस्टोरेंट में कोई माफिया अपनी डील के लिए आने वाला है। इसीलिए मैं अपना हुलिया बदलकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। तकरीबन आधे घंटे तक वहां बैठे रहने के बाद मैंने सामने जो नज़ारा देखा उससे मेरे होश उड़ चुके थे। सामने मेरी पत्नी सौम्या रेस्टोरेंट में एंटर हुई, लेकिन वह उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि सौम्या अकेले इस रेस्टोरेंट में क्या करने आई है। मेरे दिल और दिमाग में से अभी भी सौरभ की लाइफ में जो कुछ भी हुआ वह बातें निकली नहीं थी। इसीलिए जब भी कोई ऐसी वैसी चीज़ होती थी तो सबसे पहले मेरा वह डर मुझ पर हावी होने लगता था। मैंने खुद को समझाया कि मुझे कुछ देर यहाँ बैठकर देखना चाहिए कि आखिर सौम्या किससे मिलने आई है। सौम्या मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद एक वेटर उसके पास गया। उसने उस वेटर को कुछ ऑर्डर किया और 10 मिनट के बाद ही वह वेटर सौम्या का ऑर्डर लेकर उसके पास आ गया। इधर तब तक मेरे पास कॉल आ चुका था कि मुझे जो टिप मिली थी वह गलत थी, लेकिन फिर भी अब मुझे ये देखना था कि सौम्या किससे मिलने आई है। धीरे धीरे आधा घंटा हो गया, लेकिन सौम्या के पास कोई भी नहीं आया। ये देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी। सौम्या ने जो भी ऑर्डर किया था उसने वह पूरा खाकर ख़त्म कर दिया और फिर पेमेंट करके वह चुपचाप वहाँ से निकल गई। मैं इस सब से बहुत हैरान था। सौम्या घर पहुँच गई थी। इसके बाद मैं भी वापस ऑफिस आया। मुझे जब सौरभ ने परेशान देखा तो उसने मेरी परेशानी का कारण पूछा और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। इस पर वह हंसने लगा, कहने लगा कि मैं शक्की हो गया हूँ। वह बोला कि तू तो भाभी को कहीं घुमाने लेकर जाता नहीं है तो उनका मन हुआ होगा। पर मैंने कहा कि अगर सौम्या का मन था तो फिर वह आर्यन को साथ लेकर क्यों नहीं आई थी, और फिर ऐसे अकेले कोई रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाकर नहीं आता। ये बहुत अजीब चीज़ थी। और फिर सौम्या से तो मैं ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह तो ज़्यादातर अकेले बाहर जाने से कटती रहती थी। मुझे दाल में ज़रूर कुछ काला लग रहा था, लेकिन एक तरफ ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर सौम्या किसी से मिलने गई थी तो फिर वहाँ कोई आया क्यों नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आने वाला हो उसने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी हो। इधर मैं सौम्या का मोबाइल नंबर अपने एक कलीग को ट्रेस करने के लिए बोल दिया, लेकिन जब उसने ट्रेस करने के लिए उसका नंबर डाला तो उसने मुझे बताया कि उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ है। ये सुनकर मैं बड़ा ही हैरान हुआ। मैंने जब अपने घर लैंडलाइन पर फ़ोन लगाया तो मैंने सौम्या से पूछा कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है, तो वह कहने लगी कि उसका फ़ोन टूट गया है। इस बात से मैं हैरान तो हुआ, लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है तो वह जल्द से जल्द दूसरा फ़ोन ले ले, लेकिन सौम्या ने फ़ोन लेने से मना कर दिया।
वह मुझे तरह तरह के बहाने गिनाने लगी। कहने लगी कि फ़ोन की वजह से वह अपनी और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, इसीलिए अभी वह कुछ महीनों तक बिना फ़ोन के ही रहेगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि फ़ोन आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह कहने लगी कि मैंने कहा ना, मैं 1-2 महीने के बाद ही फ़ोन लूँगी और फिर आपसे बात मेरी लैंडलाइन पर हो तो जाती है ना बस, और मुझे बात ही किससे करनी है। उस वक्त मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब मुझे किसी गड़बड़ का अंदेशा हो रहा था, इसलिए मैंने तुरंत ही सौम्या के जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनकी डिटेल निकलवाने के लिए बोला। और फिर उसमें जो एक शॉकिंग बात सामने आई वो ये थी कि सौम्या फेसबुक पर किसी एक शख्स से वीडियो कॉल्स पर लगातार बात कर रही थी। ये ठीक वैसी ही थ्योरी थी जो उन औरतों को लेकर निकली थी जो अब तक जितने भी ब्लास्ट्स हुए थे उनमें शामिल थी। सौम्या आखिर किस शख्स से बात करती थी? जब उसकी डिटेल निकालने के लिए मैंने बोला तो इस इंसान के बारे में भी पता करने में उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कह दिया कि उन्हें जितना भी समय लगे पर वह जल्द से जल्द उसकी सारी डिटेल्स निकाल लें। मुझे लगने लगा कि मेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और दूसरा सौरभ वाली बात भी मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। इसीलिए मैं उस दिन बिना बताए ही अपने घर पहुंचा। शायद मेरे दिमाग में जो एक शक का कीड़ा बैठ चुका था कि कहीं मेरी पत्नी भी मेरी पीठ के पीछे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रही। मैंने अपने दिल को समझाने के लिए इस सब को सरप्राइज़ का नाम दे दिया और बिना बताए ही मैं अपने घर पहुंच गया और डुप्लीकेट चाबी से अपने घर का दरवाज़ा खोला। जब मैं अंदर पहुंचा तो घर की सारी लाइट्स ऑन थी, जबकि इस समय तक तो सौम्या सो जाया करती थी। मैं दबे पाँव जब कमरे में पहुंचा तो वहां मेरा बेटा सोया हुआ था और बाकी के सारे कमरे बिल्कुल खाली थे। ये देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। फिर मुझे लगा कि कहीं सौम्या टेरेस पर तो नहीं है। मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि मेरी पत्नी के सारे कपड़े पूरी सीढ़ियों पर बिखरे पड़े थे, और मैं जैसे ही छत पर पहुंचा मेरे होश उड़ चुके थे। सौम्या उस वक्त जिस हालत में थी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही सौम्या को आवाज़ लगाई उसने पलट कर मुझे देखा और मुझे देखते ही वह बेहोश हो गई। जब मैं उसे होश में लेकर आया और मैंने उससे सवाल किया कि वह इस तरह की हालत में छत पर कर क्या रही थी, तो वह बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। कहने लगी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी अचानक ही सांस उखड़ने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, ऐसा लग रहा था कि जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं उनसे भी मेरा दम घुट रहा है और इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैंने सौम्या से कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ इंसान हूँ जिसे तुम ये पट्टी पढ़ाओगी और मैं आंख बंद करके इस बात पर यकीन कर लूँगा। मुझे सच सच बताओ कि तुम ऐसी हालत में छत पर क्यों गई थी? क्या छत पर कोई था? मेरी इस बात से सौम्या मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। मैंने कहा कि देखो सौम्या, मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम मुझे मजबूर मत करो। मेरा इतना कहना था कि सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मैं इस वक्त वैसे ही बहुत स्ट्रेस में हूँ और तुम इस तरह की बातें करके मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हो। तुम प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आर्यन भी बेचारा अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर परेशान था। मुझे लगा कि अगर मैंने अब इस वक्त सौम्या से आगे और कोई बात की और सौम्या ने अगर मुझसे बहस की तो इस सब का मेरे बच्चे पर कहीं कोई गलत असर ना हो। इसीलिए मैंने बिना और बात को आगे बढ़ाए तुरंत ही आर्यन को लेकर कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। 2 दिनों तक मेरी और सौम्या की बातचीत बिल्कुल ही बंद रही, जिससे आर्यन भी नोटिस कर रहा था और वह बार बार इस बात के लिए परेशान था और कह रहा था कि माँ और पापा आप नाराज़ क्यों हैं? आपको क्या हो गया है? आप लोग प्लीज़ झगड़ा मत करो। उसकी ऐसी बातों से मेरी और सौम्या दोनों की ही आंखें नम हो जाती थीं। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? इसीलिए मैंने सौम्या से कहा कि तुम्हें अपने बेटे की कसम है, जो भी बात है तुम वो मुझे साफ साफ बता दो।
अगर ऐसा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है तो फिर मैं अपने बेटे की खातिर इस सब को भी बर्दाश्त कर लूँगा। तुम जिसके साथ खुश रहना चाहती हो रहो जाकर, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। इतना कहकर मैं वापस से अपने ऑफिस लौट आया था। शाम को मैं अपना काम कर ही रहा था कि तभी मेरे पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने जब कॉल उठाया तो दूसरी तरफ सौम्या थी। सौम्या ने मुझे मिलने के लिए शहर से दूर एक मंदिर में बुलाया। मैंने उससे पूछा भी कि वह किसके नंबर से बात कर रही है और मुझे वहाँ क्यों बुला रही है, पर उसने कहा कि मैं उससे कोई सवाल जवाब ना करूं, बल्कि आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊं। मैं तुरंत ही उस मंदिर के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर मैंने सौम्या से पूछा कि आखिर ये सब तुम क्या कर रही हो। मेरा इतना कहना था कि सौम्या मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, अविनाश मुझे बचा लो, हमारे परिवार को बचा लो। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी करके सब कुछ ठीक कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैंने सौम्या से कहा कि पहले तुम मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ। इसके बाद ही मुझे सौम्या ने जो कुछ बताया उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। सौम्या ने कहा कि आज से काफ़ी महीनों पहले उसके पास फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वह रिक्वेस्ट एक लड़के की थी। शुरुआत में तो उसकी और सौम्या की कुछ नॉर्मल ही बातचीत होती रहती थी। इसके बाद सौम्या ने उस लड़के को बताया कि हमारा घर बहुत छोटा है और पैसों की कमी की वजह से वह पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाती है। इसके बाद उस लड़के ने सौम्या को ऐसे ऐसे बेहतरीन आइडियाज़ दिए जिनमें ज़ीरो बजट में सौम्या ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे घर की बहुत अच्छे से सजावट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उस लड़के ने सौम्या की मदद करने के लिए सौम्या के पास कुछ बहुत ही यूनिक और एंटिक आइटम भी भिजवा दिए थे, जिन्हें देखकर सौम्या बहुत खुश हो गई थी। लेकिन उसने कहा कि वह इतने महंगे आइटम्स को उससे इस तरह से नहीं ले सकती। पर उसने कहा कि ये सब वह फ्री में नहीं दे रहा है, बल्कि इसके बदले में सौम्या उसके लिए कुछ ज्वेलरीज़ की डिज़ाइन तैयार करके उसे भेज दे, क्योंकि वह अपना एक ज्वेलरी का साइड बिजनेस भी चलाता है जिसमें उसे यूनिक डिज़ाइंस की ज़रूरत पड़ती है। और इधर सौम्या की आर्ट काफ़ी अच्छी थी। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे का बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। उस लड़के में बहुत सारे टैलेंट थे, जैसे कि वह खाना भी बहुत अच्छा बनाता था। सौम्या ने जब बताया कि वह अपने हस्बैंड यानी कि मैं उससे अलग अलग तरह की डिशेस की डिमांड करता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि सौम्या को खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वह अलग अलग चीज़ों को जल्दी जल्दी पका नहीं पाती है। इस पर उस लड़के ने उससे कहा कि लेकिन तुम जो भी चीज़ें रोज़ाना में पका रही हो उन्हें भी तुम एकदम डिफरेंट स्टाइल में एक नया स्वाद दे सकती हो। इसके बाद उस लड़के ने हर रोज़ सौम्या को ऐसी ऐसी टिप्सें दी जिससे सौम्या का खाना बहुत ही डिलीशियस बनने लगा। इससे सौम्या उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी कि फिर एक दिन उस लड़के ने सौम्या से कहा कि सौम्या को उस लड़के का एक मैसेज किसी तक पहुंचाना होगा। सौम्या ने जब इस बारे में उससे पूछा तो वह कहने लगा कि उसे इस सब से कोई मतलब नहीं, उसे बस एक रेस्टोरेंट में जाकर इस मैसेज को पास करना होगा। पर सौम्या को ये सब ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इस बात पर उस लड़के ने सौम्या की एक तस्वीर उसे भेजी, जो तस्वीर गलत तरीके से एडिट की हुई थी। दरअसल सौम्या उस लड़के से वीडियो कॉल्स पर बात करती थी जिसमें कई तरह के चेहरे के मूवमेंट्स होते हैं और उसने उन मूवमेंट्स की काट छाँट करके एक ऐसी तस्वीर निकाल ली थी जो गलत तरीके से प्रिटेंड कर रही थी कि सौम्या और उस लड़के के बीच में कुछ गलत चल रहा है। उस लड़के ने सौम्या को धमकी दी कि अगर सौम्या ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर वह उसकी वो तस्वीर मुझे भेज देगा ताकि सौम्या की मैरिटल लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाए। सौम्या ने सोचा कि शायद अगर मैं ये एक काम कर दूं तो इस सब से मेरा छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। वह लड़का तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह एक के बाद एक सौम्या के थ्रू मैसेज
डिलीवर ही करवा रहा था। कुछ दिन तो ऐसे ही चला। फिर एक दिन उसने सौम्या से कहा कि सौम्या को एक पार्सल लेकर उसके बताए हुए पते पर जाना है। और जब सौम्या ने इस बात से इनकार किया तो उसने सौम्या को एक वीडियो भेजा जो हमारे बाथरूम का था। दरअसल उसने एक रूम फ्रेशनर सौम्या के लिए भिजवाया था। सौम्या को उस वक्त लगा कि वह उसके लिए गिफ्ट है, जबकि उस आदमी ने उस रूम फ्रेशनर में कैमरा लगाया हुआ था जिसमें सौम्या की पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, क्योंकि सौम्या ने वो रूम फ्रेशनर बाथरूम में रख दिया। इस सब से सौम्या उसके सामने बुरी तरह से रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अब वह मजबूर थी और वह उस लड़के के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी। इसीलिए उस दिन जब सौम्या ने उस पार्सल को हिम्मत करके खोलकर देखा तो वह दंग रह गई। दरअसल उस पार्सल में जो पाउडर था, उस पाउडर का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता था। इससे सौम्या समझ चुकी थी कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और एक बहुत बड़े अपराध कर रही है। मैंने सौम्या से कहा कि तो फिर तुमने अभी तक मुझे इस बारे में कुछ भी बताया क्यों नहीं? सौम्या ने कहा कि दरअसल मुझे नहीं पता था कि उस लड़के ने जो भी आइटम्स हमारे घर पर भिजवाए थे उन सभी में कैमरास लगे हुए थे और वह हर वक्त मुझ पर अपनी नज़र रख रहा था, हमारी बातें सुन रहा था। उसी के कहने पर मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया, क्योंकि उसने मुझे एक चिप भिजवाई थी जिसके ज़रिए वह मुझसे बात कर रहा था और कैमरे के थ्रू मेरी हर एक्टिविटी को देख रहा था। इसलिए अब उसे मेरे पास फ़ोन रखवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और फिर मजबूरन मुझे अपना फ़ोन तोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो मेरी वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसके पास ही थे। इसके बाद सौम्या ने मुझे बताया कि वह कैसे रेस्टोरेंट में जाती थी और वहाँ उससे कोई भी मिलने नहीं आता था, क्योंकि वह मैसेजेस दरअसल कुछ अजीब तरह के कोड होते थे, जो कोड सौम्या जो भी खाने का ऑर्डर करती थी उस खाने वाली चीज़ में रख दिए जाते थे और फिर खाना फिनिश करने के बाद सौम्या पब्लिक टॉयलेट यूज़ करती थी और उस मैसेज को वहीं पर रख कर छोड़ आती थी। और जिसे भी उस मैसेज चाहिए होते थे वह इंसान भी कुछ देर के बाद उन पब्लिक टॉयलेट्स में जाता है और फिर वो जिसके पास पहुंचने होते थे वो मैसेजेस अपने पास रख लेता था। अब मुझे समझ में आया था कि उस दिन सौम्या इतनी देर तक रेस्टोरेंट में अकेले क्यों बैठी रही थी और फिर उससे वहाँ पर कोई मिलने क्यों नहीं आया था। फिर मैंने सौम्या से कहा कि लेकिन उस रात जब मैंने तुम्हें उस हालत में छत पर देखा था वह सब क्या था? सौम्या कहने लगी कि उस लड़के की नीयत मुझ पर खराब हो गई और फिर वह मुझे उन सब चीज़ों के लिए भी ब्लैकमेल करने लगा और मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। इतना कहकर सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी कि लेकिन जब मैं अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो फिर मुझे हिम्मत जुटानी ही पड़ी और इसीलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं उस इंसान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। सौम्या मुझसे बोली कि आप तो इतने अच्छे ऑफिस में क्लर्क हैं, वहाँ पर कोई तो ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिनकी आपसे पहचान होगी, आप उनसे कहकर उस आदमी को पकड़वा दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमारे शहर में जितने भी ब्लास्ट हुए हैं हो सकता है इस सब में वह आदमी भी शामिल हो। सौम्या की बात से मैं पहले ही समझ चुका था कि जिस केस को हम लोग इतने टाइम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे उसकी सारी पोल पट्टी सौम्या के ज़रिए मेरे सामने खुल चुकी थी, क्योंकि उसने उन बाकी की औरतों के साथ भी ठीक यही तरीका अपनाया होगा और इसीलिए हम लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। वह आदमी बहुत शातिर था। उसने अपने इन कामों के लिए घरेलू औरतों का इस्तेमाल किया था जिनका कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो, और फिर जो तरीका उसने अपनाया था उसकी गुत्थी सुलझते हुए हमें शायद न जाने कितने ही साल लग जाते, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस तो ट्रेस करना बहुत मुश्किल था और आईडी तो वो अपना काम खत्म होने पर तुरंत ही डिलीट कर देता था। पर अब सौम्या वह ज़रिया थी जिसके माध्यम से हम उसे पकड़ सकते थे। मैंने सौम्या से कहा कि अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा और तुम्हें उस लड़के से लगातार बात करनी होगी और वह जो कहता है चुपचाप वैसा करते जाना है और उसे बिल्कुल भी इस बात का शक नहीं होने देना है कि तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ बता चुकी हो। मैंने सौम्या से जैसा कहा उसने ठीक वैसा ही किया और इधर मैंने अपने घर के वाईफाई और सौम्या जिस चिप के थ्रू उस लड़के से कांटेक्ट करती थी उस सब की सारी डिटेल्स अपने ऑफिस में दे दी।
2-3 दिन में ही उस लड़के का आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया और हम सब ने वहाँ जाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसने जो भी कुछ हमें बताया हम सब दंग रह गए। दरअसल इस सब के तार एक बहुत बड़े संगठन से जुड़े हुए थे और वह आदमी भी हमारे यहाँ की नकली नागरिकता लेकर रह रहा था, लेकिन वह इतना टैलेंटेड था कि वह अपने इन सभी हुनरों से पहले तो महिलाओं से अच्छी बातें कर कर दोस्ती करता था और फिर अपने टैलेंट को दिखाकर उन्हें इम्प्रेस कर देता था ताकि वह उसकी बातों में आ जाएं और फिर धीरे धीरे उनकी मदद करने के नाम पर उनके घर पर कुछ ना कुछ पार्सल भिजवाता था, जिससे वह बिना उनके घर पहुँचे उनके पूरे घर में कैमरास को फिट करवा दे और उन पर कड़ी नज़र रख सके। इस केस की गुत्थी सुलझते ही हमारे देश पर जो खतरा मंडरा रहा था वह टल चुका था, लेकिन इस आदमी के जैसे और भी न जाने कितने ही ऐसे लोग थे जो हमारे देश पर घात लगाए बैठे थे और हमारा मिशन उन सभी को जड़ से ख़त्म कर देना था। मैंने भगवान का लाख लाख धन्यवाद दिया था, क्योंकि अगर सौम्या मुझे सही समय पर उसके बारे में नहीं बताती तो उन औरतों का जो हश्र हुआ था वह मेरी सौम्या का भी होता और मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाता। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग अच्छे काम के लिए कम बल्कि बुरे कामों के लिए ज़्यादा करने लगे हैं। इसीलिए हमें सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। हमें यूं ही चंद महीनों की बातचीत में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन हमें अपने गलत इरादों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगे। ख़ास तौर पर लड़कियों और औरतों को तो सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आपने कई बार इस तरह की साजिशों के बारे में सुना होगा। इस सब की शुरुआत भरोसा जीतने से ही होती है। ऐसे लोग सबसे पहले हमारा विश्वास जीतते हैं और फिर हमें अपने हाथों की कठपुतली बनवाकर हमसे वह करवाते हैं जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर मिलने वाले दोस्तों से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।